जय हिंद एवरीवन। आज डेट है 13 नवंबर 2024 और पेपर है द इंडियन एक्सप्रेस। तो पहली न्यूज़ है इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन हमारा 6.2% है, जो कि हमारे गवर्नमेंट की लिमिटेशन है 2 to 6% के इन्फ्लेशन लिमिट। इसके बियॉन्ड जा रहा है इन्फ्लेशन। तो मेजर रीज़न इन्फ्लेशन का हमारा फूड, बेसिकली फ्रूट्स, वेजिटेबल, मीट और फिश और ऑयल्स। तो ऐसा अज्यूम किया जा रहा है कि अब नई हार्वेस्ट आएगी तो शायद फूड का बेसिकली पूरा इन्फ्लेशन कम हो, क्योंकि मेजर प्रेशर फूड की तरफ से आ रहा है। कोर इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा नहीं है। कोर बेसिकली हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन हमें पता है। हेडलाइन में हम फूड और फ्यूल प्राइजेस को इंक्लूड करते हैं, कोर में हम फूड और फ्यूल प्राइजेस को हटा देते हैं, तो वो कोर इन्फ्लेशन निकलता है। अगली न्यूज़ है यूएसए से। ट्रंप ने मार्को रूबियो को यूएस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और माइकल वॉल्स को एनएसए बनाने का सोच रहे हैं, वो शायद ऐसी न्यूज़ आई है। तो हमारे लिए अच्छी खबर ये है कि ये दोनों प्रो इंडिया आइडियोलॉजी रखते हैं। बस। अगली न्यूज़ ये बहुत रेलेवेंट नहीं है, पर मुझे अच्छा लगा तो मैं सोच रही हूँ आपके साथ भी शेयर कर दूँ कि देखो यार, एक एग्जीबिशन लगा है। कहाँ पे लगा है? अजंता हॉल में लगा है। तो इसमें ना हिंदी लिटरेचर, हिंदी लैंग्वेज के बारे में सारी चीज़ें और आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट करके वहाँ पे शो कर रहे हैं कि राइट फ्रॉम द बिगनिंग कि हमें कितने पुराने एविडेंसेस मिले हैं हिंदी लैंग्वेज के। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा था मुझे, तो आपके साथ शेयर कर दिया मैंने। तो इसमें क्या है कि हिंदी का क्या रोल रहा है पहले, और कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमिंग में, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, और हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी क्या सोचते हैं हिंदी के बारे में, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, और हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की डिबेट, सब कुछ यहाँ पे, सारे एविडेंसेस यहाँ पे हैं। इनमें कुछ ऑडियोज़ भी हैं जिसमें ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब यूएन असेंबली में 1977 में जब उन्होंने स्पीच दी थी हिंदी में, तो उसके भी कुछ रेफरेंसेस यहाँ पे कलेक्ट करके रखे गए हैं। तो ये इट्स काइंड ऑफ गुड न्यूज़। और देखो, अब अभी ये सब थोड़ा पॉलिटिकल न्यूज़ है तो हम इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, आपको पता है। और ये हमारी, जिसके बारे में बात कर रहे थे इन्फ्लेशन के बारे में, और ये हमारा एक थोड़ा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट बस जान लो इसके बारे में कि हम हमेशा एम्फेसाइज करते हैं ना कि हमें मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन पे फोकस करना चाहिए। और जैसे G20 हो गया, WHO हो गया, WTO हो गया, और जो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हैं। तो अब इसमें कह रहे हैं कि हो सकता है कि अब टाइम वो चला गया कि हम बहुत बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन में टाइम इन्वेस्ट करें, क्योंकि क्लियरली जो प्रॉब्लम्स हैं वो वर्ल्ड से के कम हो गए हैं और रीजनल प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रहे हैं। तो हमें मिनी लेटरल्स में एम्फेसिस करना चाहिए और बाईलेटरल में एम्फेसिस करना चाहिए। और इवन तब जब ट्रंप जी दोबारा वापस आ गए हैं, प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो प्रॉबेबली जब पहली बार ही आए थे तो उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट से बैकआउट कर लिया, TPP से बैकआउट कर लिया, यूनेस्को से, WHO से, इन्होंने से बहुत जगह से बैकआउट कर लिया इन्होंने। तो अब दोबारा भी ये ऐसे काम करने वाले हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है नहीं ग्लोबल ऑर्डर में। इनको है कि भाई हमारी अमेरिका है, हमारी अमेरिका के इंटरेस्ट सर्वोपरि हैं, हमको नहीं करना है किसी के जगह जाके, तो किसी के पचड़े में हमको नहीं पड़ना है। तुम लोग अपना अपना देखो, हम अपना देखेंगे। और कहीं ना कहीं ये अमेरिका के जो टैक्स पेयर है, इनका भी एक रहा है हमेशा की कि भाई हम क्यों ग्लोबल ऑर्डर मेंटेन करें, हमारे पैसे से क्यों ग्लोबल ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। तो हम, तुमको जैसे जीना है जियो, तुमको जहाँ लड़ना है लड़ो, हम अपना देखेंगे, तुम अपना देख लो। तो ना कि हम सब सही करेंगे, अमेरिका वाले हम हैं, हम यहाँ के दादा हैं। तो वो वाली आइडियोलॉजी थोड़ी कम हो रही है अमेरिकन्स की, और वो थोड़ा अपने कंजर्वेटिव में आ रहे हैं। और जो एक था ना कि ग्लोबलाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं, पर ये कह रहे हैं कि भाई ग्लोबलाइजेशन जाए हटाओ इसको, हम अपना देखेंगे, तुम अपना देख लो। अगला आर्टिकल है जेंडर डिविडेंड से लेकर। तो बेसिकली हम चाहते हैं कि वेमेन ज़्यादा ज़्यादा लेबर फोर्स में आएँ और पार्टिसिपेट करें, ताकि हमें जो हमारी 50% की पॉपुलेशन है वो कहीं लैग ना कर जाए, दोनों का पार्टिसिपेशन हो हमारी इकॉनमी में। तो इस पे ये आर्टिकल आए हैं कि देखो, ये कह रही हैं कि ऐसा नहीं है कि अब वेमेन एजुकेटेड नहीं है, पर शायद प्रॉब्लम ये है कि हम उन्हें अप्रोप्रिएट एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो जो प्रॉब्लम आ रही है वो पॉलिसी लेवल पे आ रही है और हमारी साइड से आ रही है कि हम उन्हें ऐसी जॉब्स नहीं प्रोवाइड करा पा रहे जिसमें वो जाके आसानी से काम कर सकें। इन्होंने 4 फैक्टर्स दिए हैं कि क्या वुमेन एम्पावरमेंट किसे डिफाइंड होता है। तो पहला उन्होंने कहा कि पर्सनल एफिकेसी होता है, दूसरा होता है कि पावर इन
इंट्रा हाउस होल्ड नेगोशिएशन, यानी कि घर में आप कैसे, आपकी पावर शेयरिंग क्या है, कि आप नेगोशिएट कर पा रहे हैं अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली मेम्बर से। तीसरा इन्होंने कहा कि सोसाइटल इंगेजमेंट, और चौथा कहा कि एक्सेस टू इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़। तो इन्होंने मैंने कहा कि देखो जो पहले जो 3 चीज़ें थी इसमें तो हम अच्छा कर रहे हैं, पर जो लास्ट वाली चीज़ें शायद इसमें हम लैग कर रहे हैं कहीं। और क्योंकि ये कह रही हैं कि अब इनरोलमेंट रेशियो में कोई अंतर देखा नहीं जा रहा है, कि इक्वल पार्टिसिपेशन देखा जा रहा है ऑलमोस्ट, इवन स्कूल लेवल पे भी और कॉलेज लेवल पे भी। तो क्लियरली वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उसके आगे है। देखो G20 समिट होने जा रहा है ब्राज़ील में, तो लास्ट ईयर हमारे यहाँ हुआ था, तो वी आर अ पार्ट ऑफ द G20 ट्रायोका। ट्रायोका मतलब कि एक जो पहले वाले जहाँ पे G20 हुआ था, जैसे कि हम, और अभी जहाँ पे हो रहा है जैसे कि ब्राज़ील, और अगले साल जहाँ पे होगा यानी कि साउथ अफ्रीका। तो मोदी जी अगले वीक वहाँ पे जा रहे हैं। देखो एक हम बात करते हैं ना मार्स पे, कि मार्स से पहले ओशन था, ओशन नहीं था। तो अभी कुछ एक चाइनीज़ रोवर है, ज़ोरोंग रोवर, तो उसने कुछ एविडेंसेस दिए हैं जिससे कि हम ये प्रूव कर सकते हैं कि शायद यहाँ पे पहले एक ओशन था, पहले मतलब कि लगभग 3.68 बिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट। तो इस कुछ एविडेंसेस जैसे कि कोस्ट लाइन पाई गई है, कुछ बहुत सारे मड वल्कनीज पाए गए हैं, तो उससे हमें लग रहा है कि शायद यहाँ पे ओशन था। मे बी ये थ्योरी ज़्यादा करेक्ट होने वाली है। और देखो इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है, COP29 जो हो रहा है यहाँ पे, कहाँ पे हो रहा है, अज़रबैजान में हो रहा है। तो COP के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री दिया है इसका कि क्या है। तो COP29 बेसिकली हम जानते हैं UN कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का मीटिंग है। तो ये बना था 1992 में, और इसके कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है जैसे कि COP3, जिसकी वजह से क्योटो प्रोटोकॉल आया था, जिसमें हम कह रहे थे कि कितना एमिशन। तो इसमें क्या है कि बेसिकली 1992 में ये बना था। इसके बाद इसके हर साल इसकी मीटिंग होती है। तो जब तीसरी मीटिंग हुई थी बेसिकली COP3, तो इसमें इन्होंने डिसाइड किया था कि क्योटो प्रोटोकॉल लेकर आएंगे, जिसमें एक बाइंडिंग एग्रीमेंट था कि पूरा डेवलप्ड कंट्रीज़ को किसको कितना % कम करना है, ऐसा करके एक बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज करके बनाया गया था। तो सिंस डेवलप्ड कंट्रीज़ तो अपनी डोमिनेंस दिखाते हैं, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे, तो ये एक फ्रूटफुल तरीका हुआ नहीं। और COP फिर 15 आया, उसमें भी उन्होंने ट्राई किया कि इसको रिवाइव किया जाए, पर कुछ नहीं हो पाया। फिर COP21 में, जो कि 2015 में हुआ था, ये पेरिस में हुआ था, तो यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट आया। तो हम जानते हैं पेरिस एग्रीमेंट में कहा कि 2% तक कम करना है, क्या ग्लोबल टेम्परेचर को 2% की लिमिट में ही रखना है। तो इसके लिए हमने बोला कंट्रीज़ को कि आप खुद से बताओ कि आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो 2020 में इन्होंने अपना नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन दिया कि हम इतना इतना कंट्रीब्यूट करेंगे ताकि ये ग्लोबल जो टेम्परेचर राइज है वो 2% के लिमिट में रहे। और फिर अगला माइलस्टोन हमने अचीव किया COP26 में, जो ग्लासगो में हुआ था 2021 में। तो इसमें इन्होंने कहा कि देखो जितने भी कोल बेस्ड ये पावर प्लांट्स है, जो तो कोल है उसको फेज आउट करना है, कि ख़त्म करना है कोल्स को, और जितने भी फॉसिल फ्यूल्स की सब्सिडी देते हैं जो सही नहीं है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, उसको ख़त्म करने की कोशिश करो। फिर जो लास्ट ईयर में कॉन्फ्रेंस हुआ था दुबई में COP28, तो इसमें हमने बनाया था लॉस एंड डैमेज फंड। बट देखो अभी ऐसा कि COP29 तक हो चुका है, तो ऐसा नहीं हो कि इसका कोई क्रिटिसिज्म ना हो, तो क्रिटिसिज्म भी बहुत सारे हैं तो इसका पहला क्रिटिसिज्म ये है कि जब हम टेम्परेचर राइज की बात कर रहे थे, तो हमने एसेस किया उसको कि कितना % कम करेंगे कि ये टेम्परेचर राइज 2% के लिमिट में हो। तो ये था कि 2023 तक हमको 43%, 2019 के लेवल का 43% कम करना है 2023 तक, पर हम अभी तक सिर्फ 2% तक कम कर पाए हैं, और वी आर क्लियरली इन 2024 ख़त्म होने वाले इनफैक्ट। तो बेसिकली हम बहुत ज़्यादा ही ऑफ ट्रैक चल रहे हैं, बिल्कुल ट्रैक पे नहीं है। और सेकंड चीज़ थी कि बोला गया था कि इवन डेवलप कंट्रीज ने शायद खुद से बोला था कि $100 बिलियन तक वो इन्वेस्ट करेंगे, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है, जो भी क्लाइमेट डिज़ास्टर फेस कर रही है, उनको हम $100 बिलियन तक देंगे, पर कुछ भी पैसा नहीं आया है। सो ये भी फेल हो रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है इसका।
और अभी क्या कर रहे हैं कि अभी हम जो अभी डिस्कशन चल रहा है वो इस पे चल रहा है कि न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, कि अब क्या करें, क्योंकि अभी क्लियरली बहुत ऑफ ट्रैक है, तो अब क्या करना है। तो बेसिकली अब ये बात कर रहे हैं कि अब कितना पैसा लगेगा कि हम जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें भी एक रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर सकें, और जो भी क्लाइमेट डिज़ास्टर फेस कर रहे हैं उनको भी हम टैकल कर सकें। तो अब कितना पैसा चाहिए और कौन देगा और कितना देगा, तो अब इसके बारे में बात हो रही है। अब पता नहीं क्या होने वाला है, भगवान जाने। और आखिरी और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि एफपीआई और एफडीआई का जो कन्वर्जन था, इस पे नए रूल आए थे जिस पे कल हम बात कर रहे थे, इसके बारे में है। तो देखो पहले क्या था कि अगर 10% के अंदर लिमिट में है तो एफपीआई है, और उसके ऊपर अगर जाएगा तो एफपीआई मतलब बेसिकली हम स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, इसमें हमें बिजनेस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एफडीआई मतलब किसी कंपनी के एक्चुअल हमें बिजनेस में इंटरेस्ट है। तो एफपीआई हमेशा 10% के लिमिट में होता है और एफडीआई 10% के बियॉन्ड होता है। तो पहले क्या था कि अगर एफपीआई 10% के लिमिट को ब्रीच कर रहा है, उसके ऊपर जा रहा है, तो या तो कंपनी वहाँ से इन्वेस्टमेंट कम करे या फिर वो एफडीआई में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा रूल था आरबीआई और सेबी में मिला के। पर देखो एफपीआई को एफडीआई में कन्वर्ट होने के लिए बहुत सारे रेगुलेशंस लगते हैं। अब एफडीआई में कितने रिस्ट्रिक्शंस हैं, कितना कैप है, सेक्टोरल कैप कितना है, और गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, कंपनी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये सब बहुत ज़्यादा लेंथी और बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बट अब क्या हो गया है कि एफपीआई अगर 10% की लिमिट को ब्रीच कर रहा है, लेट्स से कि 22% हो गया, तो 10% तक एफपीआई रहेगा, उसका जो बियॉन्ड 12% है उसको एफडीआई कर सकते हैं। तो बेसिकली एफपीआई एफडीआई का जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करें ताकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ सके और चीज़ें थोड़ी सी कम कॉम्प्लिकेट हो सकें। तो इसके साथ ही वी हैव नथिंग मच टू डिस्कस। देखो अपना हॉरोस्कोप देखना हो तो देख लो कैसा रहने वाला है तुम्हारे दिन। बाकी चलते हैं, कल मिलेंगे, बाय बाय।